जीवन के अंतिम क्षण। एक समय की बात है, किसी महानगर में राम प्रकाश जी का परिवार रहता था। उनका छोटा सा परिवार था। उनकी पत्नी आशा देवी और उनके दो बच्चे आर्यन और अमन उनके साथ रहते थे। राम प्रकाश जी सरकारी नौकरी में अच्छे पद पर कार्यरत थे, मगर वह गरीब परिवार से होने के कारण उनका बचपन बहुत गरीबी में गुजरा था। इस कारण वह चाहते थे कि उनके बच्चों की परवरिश व शिक्षा में कोई कमी ना रहे। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया और छोटी सी उम्र में ही अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेज दिया। उनकी पत्नी आशा जी चाहती थी कि उनके बच्चे उनके पास ही रहें। आशा देवी ने राम प्रकाश जी को कई बार समझाया कि वो अपने बच्चों को अपने पास ही रहने दें और वहाँ भी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है, वो वहाँ भी पढ़ लिख कर काबिल व्यक्ति बन सकते हैं। मगर राम प्रकाश जी का रुख हमेशा से ही विदेश की ओर था। उन्होंने हमेशा आशा देवी की बात को अनदेखा कर दिया। समय के साथ आर्यन और अमन भी बड़े हो गए और राम प्रकाश जी और आशा देवी की उम्र ढल रही थी। अब आर्यन और अमन ने अच्छी शिक्षा हासिल कर ली और विदेश में ही एक कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी लग गई। वर्षों बाद अपने माता पिता से मिलने उनके घर आए और काफ़ी दिन उनके पास गुजारे। राम प्रकाश जी अपने बच्चों की सफलता देखकर फूले नहीं समा रहे थे। हमेशा से ही वह यही चाहते थे कि उनके बच्चे एक काबिल और सफल व्यक्ति बने। आशा देवी के मन में हमेशा से एक ही सपना था कि उनके बच्चे उनके पास रहें, उनका घर परिवार हमेशा फूला फला रहे, उनके बच्चों की भी गृहस्थी हो और घर में उनकी बहू और पोते पोतियों की किलकारियों से घर चहकता रहे। मगर यह बात राम प्रकाश जी को समझाना मुश्किल था। उनके बच्चे पूरा 1 महीना उनके पास रहे, उनके साथ समय बिताया और अपने सुख दुख हर बात एक दूसरे से बताते। रोज़ शाम को मालती देवी बच्चों के लिए अच्छे पकवान बनाती। रोज़ वह लोग घूमने जाते। समय के अनुसार अब उनके बच्चों की छुट्टियां समाप्त हो गई और वह अपने घर चले गए। कुछ ही समय पश्चात उनके बच्चों ने अपने माता पिता को टेलीफोन पर खुशखबरी दी कि उन्होंने वहीं पर लड़की पसंद करके शादी कर ली है। यह खबर सुनकर आशा देवी और राम प्रकाश जी बहुत खुश हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खुशी के साथ एक बात का दुख भी था कि काश वह अपने बच्चों की शादी धूमधाम से होते हुए देखते और सभी दोस्तों व रिश्तेदारों को दावत देते और जश्न मनाते। मगर फिर भी उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों व जान पहचान वालों में मिठाइयाँ बांटी। अब आशा जी और राम प्रकाश जी छोटी छोटी बातों में अपनी खुशियाँ ढूंढने लगे थे। राम प्रकाश जी के एक खास मित्र मनोज जी, जो उनके पड़ोसी थे, वो अक्सर उनके पास आते थे। वह सुबह शाम उनके घर के पार्क में ही समय व्यतीत किया करते थे। अब राम प्रकाश जी के सेवानिवृत्ति का समय हो गया। उन्होंने अपने बच्चों को बताया और उन्हें भी बुला लिया। पिताजी की सेवानिवृत्ति की खुशी के मौके पर आर्यन और अमन भी कुछ दिनों के लिए घर आ गए। एक छोटी सी पार्टी रखी गई जिसमें खास लोगों को आमंत्रित किया गया। अब आर्यन और अमन भी अपनी पत्नियों के साथ अपने माता पिता की खुशी में शामिल होने आ गए। उन्हें देख आशा देवी और राम प्रकाश जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। अपनी बहुओं को पहली बार अपने पास देखकर दोनों बहुत खुश थे, जैसे कोई सारे जहां की खुशियां उनके सामने रख दी गई हो। मन ही मन दोनों को एहसास हो रहा था कि आज उनका घर पूरा हो गया है। कुछ दिनों तक दोनों बेटे वहीं थे। आशा देवी राम प्रकाश जी को बहुत समझाई कि अपने बच्चों को कहो कि अब वो अपने माता पिता के पास ही रहें। विदेश पढ़ने भेजा था, वहाँ बसने के लिए नहीं भेजा था। कहीं न कहीं यही बात अब राम प्रकाश जी के मन में भी घर कर रही थी कि आर्यन और अमन उन्हीं के पास अपने घर में ही रहे, मगर कभी वह आशा देवी को बता नहीं पाए। अब उसी समय उनके खास मित्र मनोज जी भी आ गए। आशा देवी ने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने भी आशा देवी का साथ दिया और राम प्रकाश जी को बहुत समझाया कि वह अपने बच्चों को अपने पास ही रखें। अगले दिन राम प्रकाश जी अपने परिवार के साथ बैठे हुए थे। राम प्रकाश जी ने अपने बच्चों को समझाया कि अब वह अपने माता पिता के पास रहें। अब हमारी उम्र हो चुकी है, हमारे जीवन का क्या भरोसा, कब हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ जाए। मगर आर्यन, अमन और उनकी पत्नियां यह समझने को तैयार नहीं थे। उनकी नौकरी पेशा सब कुछ तो वहीं पर था। वह अब पूरी तरह विदेशी सभ्यता में घुल मिल चुके थे। वहाँ की सभ्यता और शोहरत उन्हें रास आ चुकी थी। माता पिता के ज़्यादा जोर देने पर उन्होंने पिताजी से कहा कि अब आप सेवानिवृत्त हो चुके हो, क्यों ना हमें यहाँ रखने के बजाय आप ही हमारे साथ विदेश चलो, आप भी अपना बाकी का जीवन हमारे साथ गुजारना। आर्यन और अमर की पत्नियों ने भी उन्हें यही आग्रह किया। आर्यन और अमन के मुंह से यह बात सुनकर माता पिता दोनों खुश हुए, मगर वह अपना घर नहीं छोड़ना चाहते थे। आखिर में उन्होंने अपने बच्चों की
बात मान ली। अब दोनों अपने बच्चों के साथ विदेश चले गए। आर्यन और अमन दोनों के पास अपने 2 बड़े से फ्लैट थे जो एकदम पास पास में ही थे, जिसमें उनके माता पिता दोनों आराम से रह सकते थे। मगर आर्यन और अमन के साथ साथ उनकी पत्नियां भी नौकरी करती थीं। उन सभी के काम पर जाने के बाद दोनों उनके फ्लैट में अकेले पड़ जाते। सुबह से लेकर रात तक अकेले ही रहते, कभी बाहर पार्क में समय व्यतीत करते तो कभी अपने कमरे में। अब धीरे धीरे आर्यन, अमन और उनकी पत्नियों को भी उनसे परेशानी होने लगी थी। उनका रोकना टोकना समझाना उन्हें रास नहीं आता था। माता पिता के हृदय का हाल वह समझ नहीं पा रहे थे। अब उनकी बहुएं और उनके बच्चे दोनों का व्यवहार उनके प्रति बदल चुका था। शायद वह उनसे ऊब चुके थे, क्योंकि वह हमेशा से ही अकेले और आज़ाद रहे थे। उन्हें किसी की रोक टोक पसंद नहीं थी। आखिर में राम प्रकाश जी और आशा देवी भी वहाँ परेशान हो गए थे। वहाँ उनके बच्चों की उनकी वजह से तकलीफ़ हो रही थी। उन्हें रास नहीं आया यह बात। हालांकि उन्हें वहाँ का हवा पानी जच नहीं रहा था। उन्हें अपने घर की याद सताए जा रही थी, मगर वह अपने बच्चों की खुशी के लिए यह सब बर्दाश्त कर रहे थे। अब वह वजह भी समाप्त हो गई। उन्हें अभी 2 ही महीने हुए थे और दोनों ने अपने बच्चों से अलविदा कहकर उन्हें आशीर्वाद देकर अपने देश, अपने घर लौट आए। और जैसे ही वह अपने घर लौटे तब कहीं जाकर उनकी जान में जान आई। यहाँ सब कुछ उन्हें अपना सा लगता था। अब वह दोनों और उनके साथ पड़ोसी और ख़ास मित्र मनोज जी अच्छे से समय व्यतीत करने लगे। अब मनोज जी और उनका परिवार ही उनका सहारा था। वह हर तकलीफ़ से राम प्रकाश जी की मदद के लिए दौड़े चले आते थे। तकरीबन 1 साल बाद आशा देवी और राम प्रकाश जी पर समय के बुरे बादल छाए। आशा देवी अचानक से एक रात बीमार हो गई और उन्हें लकवा की समस्या हो गई। राम प्रकाश जी अपनी हंसती खेलती पत्नी को इस हालत में देख नहीं पा रहे थे। उनके आंखों में आंसू आ रहे थे, मगर ईश्वर की कृपा से उनके कंधे पर हाथ रखने वाला एक हाथ था। वह थे मनोज जी। वह उन्हें धीरज बंधाते और बच्चों को अपने पास बुलाने के लिए कहते थे, क्योंकि अब उनके माता पिता को उनकी ज़रूरत थी। मगर आर्यन और अमन के पास समय नहीं था। अब वह अपनी गृहस्थी में व्यस्त थे। उन्हें अपनी नौकरी से इतनी छुट्टियां नहीं मिल पा रही थीं। कुछ दिन अस्पताल में बिताने के बाद आशा देवी को घर लाया गया। अब आशा देवी पहले से काफ़ी ठीक थी, मगर उनके शरीर का एक हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था। उनके पास बिस्तर पर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनका एक हाथ, एक पैर और एक तरफ के शरीर का भाग बेजान हो गई थी। राम प्रकाश जी रोज़ सुबह जल्दी उठकर आशा देवी के लिए चाय नाश्ता तैयार करते। फिर जब वह उठ जाती तो प्रातःकाल का नित्य कर्म भी वही करवाते थे। अब आशा देवी पूरी तरह से राम प्रकाश जी पर निर्भर थी। मन ही मन दोनों अपने बच्चों को बहुत याद करते थे, मगर वह समझ गए थे कि उनके पास उनके लिए समय नहीं होगा। कुछ महीने बीत जाने के बाद ही आशा देवी और राम प्रकाश जी को आर्यन ने खुशखबरी सुनाई कि वह दादा दादी बन गए हैं। आर्यन के घर एक पुत्र का जन्म हुआ था। आशा देवी लकवाग्रस्त होने के कारण बोल तो नहीं पाती थी, मगर अपनी खुशी इशारों से जाहिर करती थी। यही दृश्य दूर उनके घर के द्वार पर खड़े मनोज जी देख रहे थे। उनके सामने एक मजबूर माता पिता, जिन्हें उन्हें अपने बच्चों की सख्त ज़रूरत है, मगर उनके बच्चे उनके साथ नहीं होने के बावजूद भी अपने पोते के जन्म की खुशी कैसे जाहिर कर रहे हैं। कभी हंस रहे हैं तो कभी रो रहे हैं। आखिर में मनोज जी ने अपने परिवार के सदस्य को यह खुशखबरी दी तो सभी राम प्रकाश जी और आशा देवी की खुशी में शामिल होने और उन्हें सांत्वना देने उनके घर आ गए। सभी ने उन्हें बधाई दी और साथ में आर्यन और अमन के जल्द ही घर आने की सांत्वना भी दी। सभी को अपने घर में देख दोनों बहुत खुश हो गए। सभी ने मिलकर शाम को राम प्रकाश जी के पोते होने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी और शाम को भरपूर एंजॉय किया। देर रात तक पार्टी खत्म हो गई। सभी राम प्रकाश जी और आशा देवी को अलविदा कहकर अपने घर चले गए। एक दिन राम प्रकाश जी आशा देवी के सुबह नित्य क्रम के बाद उनके लिए चाय बनाने रसोई की ओर गए। आशा देवी को सुबह सबसे पहले चाय पीने की आदत थी। वह अपने पलंग पर लेटी हुई थीं, अपने पति का इंतजार कर रही थी। काफ़ी देर हो जाने के बाद भी उनके पति नहीं आए। उन्होंने सोचा शायद वह बगीचे में पौधे को पानी देने चले गए होंगे। अब बहुत समय हो चुका था, तकरीबन 1 घंटा, मगर राम प्रकाश जी अब भी कमरे में नहीं आए। आशा देवी उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कर क्या रहे हैं। उनका दिल बैठा जा रहा था। मुंह से बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर लकवाग्रस्त होने के कारण आवाज़ निकल नहीं रही थी। अब जब पूरे 2 घंटे हो गए तो उनका सब्र का बांध अब टूट चुका था। उन्होंने एक हाथ जो थोड़ा बहुत काम कर रहा था और उसका सहारा लिया और
काफ़ी मुशक्क़त के बाद अपने आप को पलंग के नीचे गिराया। पलंग से नीचे गिरते ही उनके शरीर पर काफ़ी चोट आ गई, मगर अभी उन्हें अपनी चोट से ज़्यादा अपने पति की परवाह थी। आशा देवी ने अपने एक हाथ की मदद से ज़मीन पर अपना शरीर घसीटना शुरू किया। बड़ी ही मुश्किल से दरवाज़ा के पास पहुंचने के बाद उन्हें जो दिखाई दिया वह देखकर उनके होश उड़ गए। राम प्रकाश जी ज़मीन पर लेटे हुए थे, मगर उन्हें उनका सिर्फ आधा हिस्सा ही दिखाई दिया था। उन्होंने अपने पति को संभालने का फैसला किया। अब घसीटती हुई अपने घर के आंगन तक पहुंची, जहां रसोई के दरवाजे के पास राम प्रकाश जी बेहोश पड़े हुए थे। आशा देवी ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की, मगर वह सफल नहीं रही और मन ही मन अपने ईश्वर को याद कर रही थी। बार बार अपने बच्चों को पुकार रही थी, मगर उनकी जुबान और उनके शरीर उनके साथ नहीं दे रहा था। वह आज अपने आप को बहुत बेसहारा और लाचार महसूस कर रही थी। मन ही मन मदद की गुहार कर रही थी। बार बार अपने पति के शरीर को, उनके चेहरे को अपने एक हाथ से स्पर्श कर रही थी। अभी उनकी सांस चल रही थी। उन्हें अपने पति के खास मित्र मनोज जी की याद आई। कुछ ही देर बाद उन्हें सामने मेज पर पड़ा टेलीफोन दिखाई दिया। वह किसी भी तरह घसीटती हुई वहां तक पहुंची और टेलीफोन के तार को नीचे खींचा। अब उन्हें याद आया कि रात को उनके पति ने आखिरी बार मनोज जी को फ़ोन किया था। उन्होंने रीडायल नंबर पर फ़ोन किया। मनोज जी अभी घर पर नहीं थे, वह बाहर टहलने गए हुए थे। फ़ोन की घंटी बज रही थी, मगर कोई उठा नहीं रहा था। शायद अभी सभी सो रहे थे। इतने में दूसरी घंटी बजी, मगर अभी भी टेलीफोन के पास कोई नहीं आया। जब तीसरी बार घंटी बजी तो मनोज जी के बेटे सुरेश ने फ़ोन उठाया और हेलो हेलो बोलने के बाद भी सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने फ़ोन काट दिया। उसी क्षण फिर घंटी बजी, फिर सुरेश ने फ़ोन उठाया। फिर से वही प्रतिक्रिया पाई। उसने महसूस किया कि किसी के आ की आवाज़ आ रही है, मगर कोई बोल क्यों नहीं रहा। काफ़ी देर तक हेलो हेलो कहने पर भी सामने से कोई बोल नहीं रहा है। इतने में मनोज जी बाहर से घर के अंदर आए तो उसने उन्हें पूरी बात बताई। इतने में एक बार फिर घंटी बजी। इस बार मनोज जी ने फ़ोन उठाया और फिर वही प्रतिक्रिया पाई। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है जो बार बार फ़ोन कर रहा है मगर बोल नहीं रहा है। इतने में सुरेश ने उन्हें राम प्रकाश जी के बारे में पूछा। मनोज जी बोले, बेटा आज तो वो अपने घर के बगीचे में नहीं थे। मैंने वहाँ रुककर देखा, मगर उनके घर का दरवाज़ा भी बंद था, इसलिए मैं भी सीधा घर पर ही आ गया। मगर तू क्यों पूछ रहा है? सुरेश बोला, कहीं उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत तो नहीं है? मनोज जी बोले, बेटा मदद की ज़रूरत होती तो राम प्रकाश जी हमें फ़ोन कर देते। रात को ही तो बात हुई थी उनसे, और वह तो सुबह शाम मेरे साथ ही रहते हैं। उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वह मुझे ज़रूर बोलेंगे। सुरेश बोला, पापा कहीं आशा आंटी ने तो फ़ोन नहीं किया? इतना सुनते ही को विचार आया कि शायद वह फ़ोन आशा जी का भी हो सकता है। वह बोल नहीं पाती हैं, कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं है। कुछ ही क्षण में उन्हें यकीन हो गया कि हो न हो यह फ़ोन उन्हीं का होगा। मनोज जी ने फैसला किया कि वह अभी इसी वक्त राम प्रकाश जी के घर जाएंगे और उनका हाल चाल पता करके आएंगे, जिससे उन्हें तसल्ली भी हो जाएगी। मनोज जी की बात से सहमत था। अंततः वह दोनों राम प्रकाश जी के घर की ओर गए। उन्होंने उनका दरवाज़ा व बेल बजाई, मगर कोई सुन नहीं रहा था। काफ़ी समय हो जाने के बाद जब किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो सुरेश ने खिड़कियों में झांकने की कोशिश की, मगर सभी खिड़कियां बंद थीं। एक रोशनदान में से सुरेश ने देखा कि आशा जी के पास टेलीफोन पड़ा है और वह ज़मीन पर लेटी हुई हैं। उसने आवाज़ देने की कोशिश की, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। उसने मनोज जी को यह बात बताई तो मनोज जी ने आसपास के 8-10 लोगों को इकट्ठा किया। अब मनोज जी और सुरेश ने बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा तोड़ा तो उन्होंने जो देखा वह देख सभी हक्के बक्के रह गए। एक तरफ राम प्रकाश जी ज़मीन पर पड़े थे और एक कोने में आशा देवी ज़मीन पर पड़ी हुई थी। उन्होंने दोनों को होश में लाने की कोशिश की, मगर वह उसमें सफल नहीं हुए। वह फ़ौरन उन्हें अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने जब उनकी जांच की तो पता चला कि अब उनकी सांसें दम तोड़ चुकी हैं। राम प्रकाश जी को दिल का दौरा पड़ा था। उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई वहाँ नहीं था। शायद कुछ देर बाद उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया और आशा उनकी यह हालत देख नहीं पा रही थी, मन ही मन तड़प रही थी। उन्हें भी यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। दोनों पति पत्नी जो एक दूसरे का सहारा थे, दोनों ने दुनिया को एक साथ अलविदा कह दिया। मनोज जी और उनका बेटा सुरेश व सभी यह हादसा देखकर आंसू बहा रहे थे। उन्होंने उनके बेटे को सूचना करने की कोशिश की। राम प्रकाश जी की
एक डायरी में आर्यन व अमन का फ़ोन नंबर तो मिल गया, मगर बहुत बार फ़ोन करने पर भी नेटवर्क नहीं मिल पा रहा था। इस तरह सुबह से शाम होने वाली थी, मगर उनके बेटों को सूचना नहीं मिल पा रही थी। मनोज जी व आसपास के लोगों ने राम प्रकाश जी व आशा देवी का अंतिम संस्कार पूर्ण क्रियाक्रम के साथ किया। दूसरे दिन उनके बेटे से संपर्क हो पाया तो उन्होंने उनके माता पिता के स्वर्गवास हो जाने की खबर दी और वह 2 दिन बाद अपने माता पिता के घर आए। मनोज जी ने उन्हें उनके माता पिता की अस्थियां व उनके घर की चाबी देकर अपना फ़र्ज निभाया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।